हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, अब क्योंकि आईबीपीएस सीएफओ का एग्जामिनेशन हो चुका है, डीबीआई का हो चुका है, आपके सामने जो एग्जामिनेशन है एनएससी है, सीडब्ल्यूसी है, एफसीआई कब आएगा ये अभी पता नहीं है ना। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो हो सकता है कभी आए, नेक्स्ट ईयर में आए। सो हमारे लिए क्वेश्चन ये बड़ा उठता है कि कौन सा एग्जामिनेशन टारगेट करना चाहिए सो दैट वी कैन गेट द गवर्नमेंट जॉब इन 2025। अब ये क्वेश्चन है क्यों? इस बार आप सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा एक सपना देखा, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल सपना भी देखा सब, क्योंकि देखते समय तो हमें काफी बड़ा लगता है कि आईपीएस एएफओ हम क्लियर करेंगे। बट आपने देखा कि प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा बच्चे इस बार आउट हुए, जबकि पेपर भी ठीक ठाक था, बच्चों का पेपर भी अच्छा हुआ था। हुआ क्या इशू, कट ऑफ आ गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो डेफिनेटली हो गई, जब ये पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। बट ये हुआ क्यों? सिर्फ यही रीजन नहीं है, रीजन ये भी है कि वैकेंसीज कम थी तो उन्होंने बच्चे कम सेलेक्ट करने थे। तो अगर यही बच्चे जो अभी 346 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि फाइनली अगर आप देखेंगे और ईयर 1000 के अप्रॉक्स रहती है वैकेंसीज, या फिर 2000 पहले हुआ करती थी, 2500 3000 तक। तो वहां पे डेफिनेटली जो आज नंबर सेलेक्ट हुआ है उससे कहीं ज्यादा रहा होगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कंपटीशन भी बढ़ रहा है ना। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आप देखेंगे वैकेंसीज कम होती जा रही है। अब ये दो बड़े चैलेंज है, वैकेंसीज का कम होना और कंपटीशन का बढ़ना। अब ये इन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या टारगेट करना चाहिए? दोस्तों, इशू क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप, हो सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं मैं नेगेटिव हूँ। मैं नेगेटिव हूँ तो ठीक है, बट आपको पॉजिटिव होना है इस बात को समझ के कि देखो क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन किसकी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की। आप बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, और मैं कहूँगा बहुत अच्छे से भी तो कम पढ़ते हैं, कुछ ऑब्वियस चीजों को रटते जाता है ना। जैसे कोई कुछ फिक्स बुक्स हो गई, आपने उनको रट दिया, बस हो गया। रादर देन कि आप उसको समझे, है ना, एक एक वर्ड का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो एग्रीकल्चर कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो एक चक्कर तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, आप क्यूआरई को बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं। उसका रीजन भी है कि ये क्वालिफाइंग ही रहा है एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में। तो मैक्सिमम वेटेज तो इसी का है कि सिलेक्शन होगा तो इसके बेसिस पे होगा, बट अगेन इनके बेसिस पे कहीं हम बाहर ही ना हो जाए, ये एक बड़ा रिस्क हो चुका है आज के टाइम पे। और दूसरा बड़ा चक्कर ये है कि हम जो देखते हैं वही हम करते हैं। तो कोचिंग्स ने जो माहौल बनाया, उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको एग्रीकल्चर आता है। तो उनको एग्रीकल्चर आता है, उन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा है, क्यूआरई अगेन छूट गया, है ना। तो ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि कौन सा एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए, कि जिससे आप बहुत सारे एग्जाम को प्रिपेयर कर पाए। हुआ क्या एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एएफओ ही प्रिपेयर कर पाए। रीजन वही ऑब्वियस रीजन है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ने की वजह से। और कोचिंग्स वालों ने ये दिखाया ही ऐसा है कि एएफओ नहीं हो गया, वो यूपीएससी से बड़ा एग्जामिनेशन हो गया। हालांकि ये बात मैंने आपको जुलाई में भी बताई थी। तब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर नेगेटिव है, ये है, वो है, सो है। मैंने कहा तो देखो, अब मैं जो भी हूँ, मैंने तो जॉब भी की है, एएफओ क्लियर भी किया है, बाकी एग्जाम भी निकाले हैं। तो मैं तो आपको सही गाइडेंस कर सकता हूँ। मेरी बात अभी नेगेटिव लग सकती है, बट वो आपके लिए आगे पॉजिटिव होगी अगर आप उस पर सोचेंगे तो। और बहुत बच्चों ने सोची भी, ऐसा नहीं है कि कुछ ही है। देखो, कुछ नेगेटिव की वजह से हम पॉजिटिव बोलना तो छोड़ नहीं देंगे, है ना। तो ये जो थोड़ा सा ध्यान रखना है हर किसी को। इसके नीचे आपका फीडबैक हो सकता है, आपका इससे अपोजिट मत हो सकता है कि नहीं सर हमको सिर्फ ये करना है। तो मैं उसको नेगेटिव कमेंट कभी भी नहीं मानता, क्योंकि वो हर एक किसी का अपना एक क्वेश्चन होता है। और आपके भी अगर ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल चेंज है, तो आप जरूर बताइए। उस पर फर्दर डिस्कस किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि यही सब करेंगे ना, जब डिस्कशन होगा, तभी दोस्तों आप अपने जीवन को बेहतर गाइड कर सकते हैं, ना कि किसी ने कुछ बोला आपने बस फॉलो कर लिया, हो गया, फिर तो कुछ नहीं होता फिर। सो देखो, पॉसिबल एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन इस साल में आने कौन से वाले हैं? आईबीपीएस एएफओ आएगा, नाबार्ड आ सकता है, नाबार्ड आएगा, हर साल आता है। इफको एजीटी आ सकता है, सीडब्ल्यूसी एनएससी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, एफसीआई आने वाला है, एपिटा जूट कॉर्पोरेशन सीसीआई से कुछ भी एग्जामिनेशन आते रहते हैं। और दूसरा क्या होता है, एमएससी एग्रीकल्चर। और उसके बाद क्या होता है, एमबीए। दोस्तों, मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ, रादर देन preparing only for the competitive examination, rather than doing offline coachings wasting your entire time, गो फॉर एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमबीए, है ना। अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, एमएससी करिए। एमएससी करने से बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जहां पे एलिजिबिलिटी ही एमएससी होती है। सिमिलरली अगर आप एमबीए कर लेंगे ना, तो भी आपकी बहुत एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो वो ना एमबीए इन जनरल में करे, ना कि एबीएम। अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करेंगे तो आप एग्रीकल्चर में लिमिटेड रहेंगे। अगर आप एमबीए जनरल करेंगे तो आज के टाइम पे बहुत नोटिफिकेशन ऐसे हैं जिसमें कि एमबीए स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और सिर्फ एमबीए ही एलिजिबल है। जैसे आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर में जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं, अब मैं अगर वहां पे बताऊं ना, वहां का कंपटीशन एग्रीकल्चर से भी कम कंपटीशन है।
और है कौन, सारे एमबीए स्टूडेंट हैं, तो जितनी नॉलेज आपको होगी उतनी बाकी को भी होगी। तो दोस्तों ये सोचिए कि क्या करने से आपका आगे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। पूरे साल कोचिंग करने से आपका डेफिनेटली नॉलेज में गेन होगा, बट कंपटीशन फिर भी रहेगा, और आप ये सोचिए कि आगे आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज उससे बनेंगी रादर देन डूइंग एमबीए। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, एमबीए करना है, एमएससी करना, या कुछ एडिशनल करना, सिंपल आप जॉब भी कर सकते हैं दोस्तों, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस से आप आगे जो एक्सपीरियंस वाली जॉब है उनको कर सकते हैं। आप फिर कंपटीशन से अलग हो जाते हैं, है ना, आप कम वाले कंपटीशन में पहुंच जाते हैं। तो ये सब करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा समझिए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। 2019 से लेकर 2021 या 22 तक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे, मैं जस्ट एक्सट्रीम दोनों लेवल पे बता रहा हूँ। स्नेह पांडे, इन्होंने कैट की प्रिपरेशन की थी, है ना, अच्छा परसेंटाइल भी आया, बट जो कॉलेज चाहिए टॉप वो नहीं मिला, है ना। बट तो क्या हुआ कि अब कैट की प्रिपरेशन की है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, नाबार्ड भी क्रैक हुआ, आरबीआई तक क्रैक हुआ। आरबीआई जो एग्रीकल्चर बच्चे सोचते ही नहीं है, आरबीआई का इंटरव्यू उन्होंने दिया था, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत कुछ मार्क्स, बट इंटरव्यू तक तो पहुंचे ना। एसबीआई पीओ क्लियर हुआ था, आईबीपीएस पीओ क्लियर हुआ, आईबीपीएस के साथ साथ एसबीआई क्लर्क भी क्लियर हुआ, सारे एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज इंग्लिश अच्छा था, एग्रीकल्चर से तो ग्रेजुएशन किया ही था, उस पे क्यों डाउट करना इतना। बच्चे आजकल मैंने देखा है कि कहते हैं कि सर बिल्कुल शुरू से पढ़ाओ। अरे क्यों शुरू से पढ़ाओ, आपने 4 ईयर में ग्रेजुएशन किया है ना, आपको उस पर भरोसा रखो, और उसके बाद एडिशनल मुझसे वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिमिलरली नाबार्ड में अगर आप देखेंगे, रिसेंटली साई पद्मिनी की स्टोरी थी, एएफओ से उन्होंने शुरू किया, नाबार्ड में है, जाना बहुत इजी हुआ, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, यहाँ पे जो उड़ने वाला आसमान है, हम कहते हैं कि जहाँ जो हमारे सपनों को पंख देता है नाबार्ड, वहां पे आप भी पहुंच गए। तो दोस्तों ये दोनों चीजों में आपको हेल्प करता है, आपके जो जीवन के सपने होते हैं वो भी, एस्पिरेशन भी, और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी वाला भाव है वो भी। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं, बच्चे फिर कहते हैं कि सर नाबार्ड तो डिफिकल्ट है, तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ डिफिकल्ट तो दोस्तों सब है, अब आईयूपीएस एएफओ से ज्यादा डिफिकल्ट क्या हो गया आज के टाइम पे। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने आप से ये पूछेंगे ना कि वाई, मेरे को करना क्यों है, देन हाउ विल बी इजी, फिर डिफिकल्ट इजी की तो बात ही नहीं आएगी। बट वाई ना आपका होना चाहिए, किसी कोचिंग वाले ने बोला तो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये होना चाहिए तो नहीं। आप सोचो ना कि क्यों आपको करना है, आपको क्यों करना है, उसके रीजन हो सकते हैं क्योंकि आप एलिजिबल हैं उसके लिए। दूसरा, एग्जामिनेशन पैटर्न, मेरी मानिए तो मैं तो कहता हूँ कि आप इसको कंसिडर कीजिए एज ए स्टूडेंट। क्या है कि नाबार्ड को अगर कोई बच्चा टारगेट करे, नाबार्ड का प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट है, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया ना, आप कोई भी एग्जामिनेशन, फिर वो चाहे एआईसी क्यों ना है, चाहे एएफओ ही क्यों ना है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, आप सारे टारगेट कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर। तो एज ए स्टूडेंट तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऐसे एग्जामिनेशन को टारगेट करो जिसमें जाने के बाद तो बहुत अच्छा हो, बट उसके साथ साथ भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहे। तो ये जरूर करना। अब आप मुझे बताओ कि आईबीपीएस एएफओ प्रिपेयर करने से कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जो आप साथ में दे पाते हैं? वही एग्जामिनेशन है जिसमें आईबीपीएस एएफओ जैसा ट्रेंड है, और वो बहुत कम है। बल्कि आप देखोगे एनएससी में भी जीए पूछी जाती है, सीडब्ल्यूसी में भी जीए पूछी जाती है, एफसीआई में भी जीए पूछी जा सकती है। कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल आईबीपीएस एएफओ जैसा हो जाए, है ना। तो इसलिए ऐसे एग्जामिनेशन प्रिपेयर करो जिससे कि बहुत सारी चीजें कवर हो जाए, है ना। नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है, सबसे अच्छी गुड सैलरी, भाई सैलरी अच्छी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट, कि मेरे को कहाँ जाके सैलरी अच्छी मिलेगी, और दूसरा कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको मैं टारगेट करूंगा तो मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन निकलेंगे, ताकि मेरे को सिक्योरिटी रहे, है ना। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए, यहाँ पे फेज 1 में 8 सब्जेक्ट्स है, एएफओ में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है, ये तीनों ही इसमें है। उसके साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर है, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एआरडी है। तो ये तो सारा 4 ही सब्जेक्ट में कवर हो जाता है। बल्कि नाबार्ड प्रिपेयर करते तो कोई भी एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, आरआरबी एएफओ 2 साल बाद दे सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इस बात को सोचिए, ना कि उस बात पे कि नहीं हम शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ईयर से पढ़ेंगे, क्या मतलब है उस बात का। डेफिनेटली आप पढ़ोगे, बट जिस दिन आपको क्लियर हो कि वाई, क्यों मुझे ये पढ़ना है, और जिस दिन आपको पता चल जाएगा क्यों आपको पढ़ना, फिर तो आप कैसे भी उसको पढ़ लोगे ना। देखो कोचिंग तो हमेशा रहने वाली, कोचिंग्स कहाँ जा रही है, हम भी यही है, बाकी कोचिंग्स भी है वो भी यहीं पे, आपको जो अच्छी लगेगी आप अपने एम के अकॉर्डिंग आप वो कर ही लोगे। बट कोचिंग करने के लिए कोचिंग मत करो, ये देखो कि आपका सपना क्या है, और उस सपने तक आपको कौन सी कोचिंग पहुंचाने वाली है।
वो ज़रूर कर सकते हो, उसमें क्या डाउट है ना? ये ऑप्शन तो हमेशा हमारे साथ है। कोचिंग आज से थोड़ी, कोचिंग तो स्कूल से ही होने लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें ऑप्शन आपके पास है। आप मुझसे ये मत कहना कि सर आप तो कोर्स बेच रहे हो, मैं तो कोर्स बेच ही रहा हूँ दोस्तों। मेरी इसीलिए तो ये प्लेटफ़ॉर्म है, कोचिंग का प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं कोचिंग ही तो बेचूँगा। जब मैं बैंक में था, तो मैं बैंक की सर्विसेज़ देता था, तो लोग कहते थे कि बस रिकवरी करने आ गए। तो वो बात का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप मुझसे कोचिंग ले रहे हैं, चाहे किसी से भी कोचिंग ले रहे हैं, आपका भी कुछ एम है उसमें, उसके बाद आप भी पैसे कमाएँगे। तो सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि हर चीज़ तो एंड ऑफ द डे बिज़नेस ही होता है ना, खाली इतनी बड़ी-बड़ी कहानियाँ सुना के क्या मतलब है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कैसे शुरू करना है और क्या करना है, ये क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छा टारगेट कर पाएँगे, और इस साल जैसी कंडीशन जिन्हें स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, वैसी नहीं होगी। सो दोस्तों, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कई स्टूडेंट्स को पर्सनली डिस्कस करना होता है। आप लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। उसके अलावा आप कहीं भी मैसेज करना चाहे आप कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।